साथियों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। टारगेट आरएस आपका स्वागत करता है। एक ऐसा संस्थान जो समर्पित है केवल आरएएस के लिए। आरएएस मुख्य परीक्षा विशेष तौर से इसमें हम अध्यापन करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, अध्ययन की जो भी बातें होगी वो हम विस्तार से समझेंगे। हमारा एक टॉपिक जो अभी है आपके सामने वह है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, और इन स्रोतों में भी हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। अभिलेख वैसे कहने मात्र को जो अनजान लोग होते हैं उनके लिए तो एक मात्र पत्थर है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सत्यता इस बात में है कि अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बिना कोई वक्त को ज़ाया किए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की थोड़ी जानकारी के बाद में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे राजस्थान के अभिलेखों के बारे में। देखिए, राजस्थान के इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। ऐसा एक जनरल चीज़ है जो हर बच्चा जानता है। इतिहासकार उन विशेष घटनाओं के महत्व तथ्यों को सामने रखकर भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करने के लिए जो स्रोत साधन होते हैं उन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, ताम्रपत्र और जो ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक पुरुषों उनके वंशक्रम का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इसी बारे में साहित्यकार वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि बहता हुआ झरना, एक रोड़ा, पत्थर व जमीन में दबी हुई चीज़ें प्राचीन मानव की सही जानकारी देती है, किताबें नहीं। कहा जाता है कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। राजस्थान की कहते हैं कि कण कण राजस्थान का माटी, कण कण में है ना वीरता समाई हुई है। ऐसा हर जगह आपको अभिलेखों के माध्यम से, यहाँ की प्रशस्तियों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इतिहास के स्रोतों को अगर पुरातात्विक सामग्री की बात करें तो इसमें अभिलेख, शिलालेख है, सिक्के है, ताम्रपत्र है और स्मारक है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य, हिंदी और राजस्थानी साहित्य, ख्यात साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, रासो साहित्य और फारसी साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अगर हम आधुनिक इतिहासकारों की बात करें तो इनमें कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, मोनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज, श्यामलदास ददवाड़िया, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत, डॉक्टर दशरथ शर्मा, हरविलास शारदा, पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ और पंडित गंगा साय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं आज अभिलेखों के बारे में। और अभिलेख जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ दो बातें समझ लेते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र में अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं। अभिलेखों तथा पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पैलियोग्राफी कहते हैं। अधिकांश अभिलेख शिलाओं, प्रतिमाओं, स्तंभों, गुहाओं, मंदिरों, ताम्रपत्रों, सिक्कों पर खुदे हुए मिलते हैं। अभिलेखों का महत्व है, इसमें राजाओं की वंशावली, देखो जनरल चीज़ें होती है कि इसका महत्व तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी कम होती है। हमें इतिहास लेखन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और एक जो तिथिक्रम है उनको कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसमें राजाओं की वंशावलियाँ होती है, उपलब्धियाँ, विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश शिलालेखों से हम विभिन्न राजाओं और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, एक विशेष बात यह है कि जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन होता है उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम प्रशस्ति किसे कहेंगे, क्योंकि प्रशस्ति का जो मेन मोटिव है, प्रशस्ति उसे कह देंगे जिस शिलालेखों पर शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन होता है। प्रमुख प्रशस्तियों में जैसे कीर्ति स्तंभ की हम बात करें,
कीर्ति स्तंभ है, उसके अलावा राज सिंह प्रशस्ति है, राय सिंह प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। राजस्थान के प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन मध्यकालीन अभिलेख संस्कृत साहित्य, संस्कृत, राजस्थानी, फारसी भाषा में भी लिखे गए हैं। अभिलेखों की शैली गद्य और पद्य है, यानी कि चंपू शैली में। इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन अधिकांशतः नागरी लिपि का प्रयोग भी इसमें मिलता है। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, अतः प्राचीन भारत और राजस्थान के इतिहास के अध्ययन तो पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक है, जिनमें भी मुख्यतः ना अभिलेखों की हम चर्चा करेंगे। सिक्के, ताम्रपत्र, स्मारक आदि तो है ही है। इनके अलावा अगर हम ज़्यादा ध्यान लगाएं तो अभिलेख ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे कि यहाँ की रोचक तथ्यों की जानकारी के साथ साथ हम भारतीय इसको जो है ना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण उस विभाग की स्थापना 1861 में हो गई थी, और इसके जो पहला जो इसका अध्यक्ष था उसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनके नेतृत्व में इनका हुआ था, और 1902 में सर जॉन मॉर्सल ने इसका पुनर्गठन किया था। अब राजस्थान की पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम राजस्थान की बात करें तो 1871 से शुरू होता है, जो कि LCL कार्लाइल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कई सारे हम अभिलेखों की बात करें तो उनको भी इन्होंने सबसे पहले खोजने का काम किया है। कालांतर में राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। अब राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों की अगर हम बात करें तो लगभग ये 73 के आसपास में हैं, जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें से जो विशेष होंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो मतलब में साधारण है, जिनको आपको केवल जानकारी चाहिए, उसके बारे में हम केवल उसका नाम और उसकी तिथि जानकर उसको छोड़ देंगे कि वो कौन सी जगह है। तो देखिए, ये जितने भी अभिलेख हैं इनको आपको सारा PDF में आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको आराम से अपने खुद के चैनल अपना टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगा। इनका PDF हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। तो अभिलेखों का हम विस्तार से अध्ययन करना यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपके सामने जो मैप दे रखा है इसको हम थोड़ा विस्तार से आप देख सकते हो बड़ा करके। इसमें देखिए, ये है बर्ली का शिलालेख। राजस्थान का सबसे पहला शिलालेख इसको कहा जाता है। पहला शिलालेख का मतलब 443 ईसा पूर्व, यानी कि हम अशोक के लेखों से भी पुराना ये लेख कह सकते हैं इसको। 443 का ये अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, और इसके बारे में ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख माना जाता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि अजमेर के साथ साथ माध्यमिका या मध्यमिका जो चित्तौड़ में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। आगे हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी गांव है उसमें चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ से मिला। ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। इसमें देखो एक विशेष है, कई बार RS प्री और मेंस में इसके सवाल पूछे गए हैं। गजवंश के राजा सर्वतात, गजवंश है उसके राजा सर्वतात थे, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने तथा विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का भी इसमें वर्णन मिलता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित इस घोसुंडी के अभिलेख से राजस्थान में सर्वप्रथम भागवत यानी कि वैष्णव संप्रदाय से होने का ये लेख है, यानी कि भागवत धर्म का लेख है ये सबसे प्राचीन, पहला भी इसको हम कहते हैं। आगे देखिए, नानसा यूप जो भी अभिलेख होते हैं वो किसी जहाँ पानी का भराव क्षेत्र होता है या तालाब जैसी जगहों पे इसको रोपा जाता था। और एक ये जो है ना लेख, ये नांदसा गांव भीलवाड़ा में मिला है, 225 ईस्वी का है। इसमें देखिए, ये विक्रम संवत की बात करें तो 282 चैत्र पूर्णिमा, इसमें क्योंकि लेख भी उत्कीर्ण है इस अभिलेख पर, गोल स्तंभ उत्कीर्ण है ये लेख। और इसकी स्थापना ऐसा कहा जाता है कि सोम द्वारा इसको स्थापना की गई थी। और यहाँ के जो गुण गुरु नामक जो व्यक्ति था उसके द्वारा गांव में षष्ठी रात्र यज्ञ संपादित करवाया गया और उसी की याद में इसको यहाँ रोपित किया गया। उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों एवं राजाओं द्वारा राज्य विस्तार हेतु किए गए प्रयासों के बारे में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस लेख की भाषा संस्कृत है। अब मैं एक किवंदी थी जो वहाँ एक पत्रकार वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ का एक रोचक तथ्य आपके सामने पेश किया है, वहाँ पढ़िए।
मेवाड़ के प्राचीन यूप मिले हैं। ये स्तंभ की तरह ऊंचाई वाले और लिंग के आकार के बने हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले का ये नानसा जो गांव का यूप है, ये भारतीय विक्रम संवत के इतिहास की नहीं, यज्ञ, दान, पुराण स्मृति आदि परंपराओं के अध्ययन में भी साक्षी की दृष्टि से महत्व रखता है। राजस्थान के यूपाभिलेखों में इस यूप का प्राचीनतम होने का खासा महत्व रहा है। इस पर भी खास बात यह कि नानसा के 2 यूप है, दोनों ही लेखांकित है। वह मौजूद यूप पर जो लेख है वह ब्राह्मी लिपि में है। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे समानतः लिखा गया है ताकि एक पाठ नष्ट भी हो जाए तो दूसरा बच जाए। इसमें 61 दिन तक चलने वाले यज्ञ सत्र का उल्लेख है, जो वृद्ध वैदिक यज्ञ का महत्वपूर्ण अभिलेख साक्ष्य है। क्योंकि पहले जो यज्ञ हुआ करते थे वो कई सारे दिनों तक चला करते थे। और हालांकि देखो, जो नानसा गांव के निवासी इसका ये महत्व समझते हैं, वो कभी कभार कोई लोग इसको देखने आते हैं तो इस पर कुछ लिखा हुआ है। उनकी मान्यता है कि ये जो कभी है ना इधर से पांडव आए थे तो भरका गांव में मगरे में भीम ने जो तीर चढ़ाकर फेंका था वह यही है। अब जैसा कि पत्रकार ने कहा, 1990 में नानसा निवासियों ने यहाँ एक जनश्रुति सुनकर अजीब भी लगा। फिर याद आया कि ऐसी कहानियाँ अशोक के स्तंभों के साथ भी जुड़ी हुई है। दरअसल उनको जब हम एक अखबार के लेख सूचना मिली कि यह मालूम की दिग्विजय का सूचक यूप है, तो इसमें संभवतः उसी सोम राजा का जिक्र है जिसका स्मरण विष्णु पुराण में हुआ। कुछ ग्रामीणों ने पत्र आदि के माध्यम से मेरा इस बात के लिए आभार माना कि ये तो गजब हो गया। यानी कि देखिए आप, पत्रकार ने जो बताया उसके बारे में है, सोम राजा का इसमें जिक्र है। देखो इसका जो रोचक तथ्य है, जो नानसा यूप भीलवाड़ा का है, उसमें अगर पूछा जा सकता है कौन से एक शासक को समर्पित है, तो ये सोम राजा का जिक्र इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बरनाला जो स्तंभ लेख है वो बरनाला गांव जयपुर का है, जयपुर के पास में है। 227 ईस्वी का एक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसकी इमेज आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। इसके अलावा ये जयपुर राज्य के अंतर्गत बरनाला नामक स्थान पे 2 यूप स्तंभ प्राप्त हुए हैं, और जिन्हें आमेर संग्रहालय में आज भी सुरक्षित आप देख सकते हो इनको। ये चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 284 कृत संवत 2027 ईस्वी का प्रथम यूप स्तंभ के अनुसार 284 में सोहन गोत्रोत्पन्न वर्धन नाम के व्यक्ति ने 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा कर पुण्य अर्जित किया था। संवत 335 यानी कि 278 ईस्वी में अन्य यूप लेख में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गर्ग त्रिरात्रि का आयोजन का उल्लेख भी इसमें मिलता है। आगे देखिए, बड़वा का स्तंभ लेख। ये बड़वा गांव 12 की है, जो वर्तमान में कोटा संग्रहालय में है। इस लेख से ज्ञात होता है कि बलवर्धन, सोमदेव व बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह नामक 3 भाइयों द्वारा त्रिराज्य यज्ञ, यानी कि इसको अपतोयामय यज्ञ भी कहा जाता था, कि आयोजन करवाया गया। इस लेख में वैष्णव धर्म एवं यज्ञ की महिमा का उल्लेख है। 12 जिले के बड़वा नामक स्थान से 4 यूप स्तंभ मिले वैसे तो, जो वर्तमान में कोटा म्यूजियम में सुरक्षित हैं। बड़वा यूप स्तंभ लेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी भी उत्तरी लिपि है। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं की कई शाखाएं थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि जो प्रमुख मोखरी जो वंश से संबंधित है, पीढ़ी का एक सवाल हो सकता है आपके लिए कि जो प्रमुख मोखरी वंश है उनसे संबंधित लेख कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमें बड़वा यानी कि 12 जिले से प्राप्त होते हैं। इनमें अभिलेखों में संवतों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि कृत युग 295 वर्ष व्यतीत होने पर मोखरी शासकों ने यज्ञ किए। सन इनमें 238-239 के 3 यूप स्तंभों में मोखरी राजाओं के सेनापति के 3 पुत्रों बलवर्धन, सोमदेव और बलसिंह द्वारा भी त्रिरात्रि यज्ञों का आयोजन विशेष तौर से किया गया है। इसका उल्लेख किया गया इसमें। इसके द्वारा 100 गायें उपहार में दिए जाने का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। बड़वा यूप का प्रमुख व्यक्ति बल था, जो अन्य शाखाओं से अधिक पुरानी शाखा से संबंधित रखता है। बिना तिथि के 4थे स्तंभ में मोखरी धनु त्राता द्वारा अष्टोयाम यज्ञ का आयोजन करवाए जाने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख। बिचपुरिया मंदिर उनियारा जिला टोंक से ये प्राप्त होता है। इसमें भी ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। 234 ईस्वी इसमें अंकित है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान का उल्लेख, इसमें धरक संप्रदाय, धरक का परिचय अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करवाने वाले ऋषि के रूप में हुआ है। टोंक जिले के उनियारा तहसील के बिचपुरिया मंदिर का ये अभिलेख यज्ञ स्तंभ है।
मैंने आपको पहले भी बताया कि कई सारे जितने भी ये जो यूप स्तंभ है जो लिंगाकृति के हैं, ज़्यादातर यज्ञ का आयोजन करवाया गया और यज्ञ की सारी जो क्रियाविधि उसमें अंकित है और ये यज्ञ संपादित होने के बाद में इनको यहाँ रोपित किया जाता था। देखिए ये जो बीजपुरिया है इसमें मालव गणराज्य द्वारा ईसा पश्चात 30वीं शताब्दी के दौरान अनुष्ठानों के पुनरुद्धार द्वारा उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। शिलालेख के धारक के पुत्र अहीर शर्मन द्वारा यूप स्तंभ का निर्माण किया गया जो कि अग्निहोत्री था। ऐसा प्रतीत होता है कि अहीर शर्मन मालव गणराज्य में प्रमुख था। अगला जो अपना यूप स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं हम, विजयगढ़ से मिला है। ये विजयगढ़ दुर्ग यानी कि भरतपुर से, इसकी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ करवाया था। इसके बारे में इसकी यहाँ चर्चा है। आगे देखिए गंगाधर, ये गंगाधर का लेख जो है ना झालावाड़ से प्राप्त होता है और इस संस्कृत भाषा में 423 ईस्वी का एक लेख है और इस लेख से ज्ञात होता है कि मयूराक्ष राजा विश्वकर्मा का मंत्री था। उसने एक विष्णु मंदिर, तांत्रिक शैली की एक बावड़ी तथा मात्र ग्रह का निर्माण करवाया था। ये गर्भगृह ही मात्र ग्रह हुआ करता था। इस लेख में 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था का भी वर्णन है। जैसा कि हमें पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि कई सारे जो लेख हैं उनसे ही हमें यहाँ की विशेष चीज़ों का जानकारी मिलती है कि सामंती व्यवस्था कैसी थी, कौन से टैक्स यहाँ लगाए जाते थे, उनके बारे में चर्चाएं की जाती थी। आगे देखिए नगरी का शिलालेख। नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ से भी 423 ईस्वी का संस्कृत भाषा का एक लेख प्राप्त होता है। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ये नगरी का एक लेख है। इसमें आप आराम से इसको देख सकते हो। ये जो है ना चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है और नगरी से प्राप्त होता है। इस मंदिर की जो गर्भगृह था इस यहाँ से इसको ये प्राप्त करते हैं। और इसमें एक रोचक जो बात है वो ये है कि इस जो उत्खनन है ना उसमें डॉक्टर DR भंडारकर ने करवाया था और ये प्राप्त लेख है ना जो वर्तमान में अजमेर के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख बताया गया है और इस लेख के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसमें चर्चा करेंगे और इसका एक वीडियो विजुअल्स आपको इसको नजर आएंगे। आगे देखिए ब्राह्मण माता का लेख। ब्राह्मण माता मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ यानी कि यहाँ से 490 ईस्वी का संस्कृत भाषा का एक लेख मिला है। इसमें एक पूर्वा नाम का मतलब व्यक्ति था, उसने इसको उत्कीर्ण करवाया था और तथा इसके रचयिता का नाम ब्रह्म सोम बताया गया है। इस लेख में ओलिकार वंश, देखिए एक इम्पोर्टेंट वंश है, तथा गौर वंश के राजाओं का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है जो राजस्थान में प्राचीन एक वंशों में उल्लेख होता है। चित्तौड़गढ़ के लेखों में 2 खंड के जो लेख मिले हैं जो 532 ईस्वी के मिले हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में ये लेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त होते हैं। ये लोग 2 भागों में विभक्त है। एक लेख से ज्ञात होता है कि 6वीं सदी के प्रारंभ में मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश के शासकों का चित्तौड़ पर अधिकार था। विष्णुदत्त एक व्यापारी का पुत्र चित्तौड़ व दसपुर का राजस्थानीय था। ये राजस्थानी जो है ना ये शब्द, ये राजस्थान के किसी अधिकारी या किसी प्रांत का प्रशासक होता था जो उसको नियुक्त करता था। जब राजा अपने अधीन किसी आदमी को, राजस्थानी एक राजस्थान के शब्द से नहीं है, ये राजस्थान जो राज्य के लिए शब्द है उसके लिए नहीं है। जो राजस्थानीय है वो राजस्थानी एक पद का नाम होता था। राजस्थानी एक पदक्रम हुआ करता था, ये पद हुआ करता था। आगे देखिए बसंतगढ़ शिलालेख। सिरुई संस्कृत भाषा का ये लेख है 625 ईस्वी में यानी कि विक्रम संवत 682 का ये लेख है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय के रूप में इस लेख यहाँ से मिलता है, क्योंकि ये जो राजस्थानी द्वितीय जो शब्द है ना वो यहाँ से, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थानी जो शब्द था वो राजस्थानी किसी पद के लिए था, ना कि राजस्थान शब्द के लिए। आगे चलकर राजपूताना और राजस्थान शब्द बना, वो राजस्थान का अलग नाम, वो नामकरण करना अलग व्यवस्था है। इस लेख में मिलता है। इस लेख से 7वीं शताब्दी के सामंत व्यवस्था के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। आगे देखिए सामोली का शिलालेख की जो उदयपुर के गांव भूमठ से मिलता है। सामोली एक गांव है छोटा सा जो भूमठ क्षेत्र में पड़ता है। संस्कृत भाषा का 646 ईस्वी का ये लेख है। ये वर्तमान में अजमेर के म्यूजियम में रखा गया है, क्योंकि एलसी जो कार्लाइल थे ज़्यादातर को इन्होंने खोजा, क्योंकि आपको पता है 1871 ईस्वी बाद में कार्लाइल ने सभी लेखों को वहाँ से, क्योंकि उस समय अजमेर जो है वो सी श्रेणी का एक राज्य था
तो सी श्रेणी का राज्य होने की वजह से अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य यहाँ था और सभी जो लेख थे राजस्थान के जो ज़्यादातर यहाँ रखे गए, या जो इससे प्राचीन कोई लेख था उनको कोलकाता में वहाँ रखा गया। जैसे कि बेराट वाला जो था उसको कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया। ये लेख, इसमें मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। हम शिलादित्य के बारे में विस्तार से चर्चा हम इतिहास का जब अध्ययन करेंगे उसमें हम ज़रूर चीज़ें पढ़ेंगे। शिलादित्य की विजयों का उल्लेख इसमें है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने में, इस समय में आर्थिक व साहित्यिक स्थिति कैसी थी उसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन यही लेख है। शिलादित्य को शत्रुओं को जीतने वाला बताया गया है, देव ब्राह्मण और गुरुजनों को आनंद देने वाला तथा और अपने कुल रूपी आकाश का चंद्रमा कहा गया है। इस लेख से ये ज्ञात होता है कि इसमें जयंतक मेहतर ने उदयपुर में, ये जयंतक मेहतर एक नाम है जिसने अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, जो जावर माता का मंदिर है, उसके इसका जो सही नाम है वो अरण्यवासिनी देवी का मंदिर है, इसको जावर माता का मंदिर भी कहते हैं। सामोली शिलालेख में 7वीं शताब्दी में मेवाड़ में जनजीवन कैसा था वह चित्रण, बहुत सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। जैसे कि वहाँ किस प्रकार के मकान बनाए जाते थे, लोग किस प्रकार से टैक्स दिया करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ को प्राचीन परिलक्षित हो जाएगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपराजित का लेख 661 ईस्वी में ये उदयपुर जिले के नागदा गांव के कुड़केश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। ये कुड़केश्वर जो मंदिर है उससे ये प्राप्त होता है। देखिए ये एरर है, टाइपिंग का जो मिस्टेक है उनकी वजह से कुछ होता है ये। चलो आगे देखिए। ये वर्तमान में विक्टोरिया हॉल अजमेर में ही है, ये म्यूजियम में है। इसमें गुहिल शासक अपराजित की विजयों का वर्णन है, जिसमें वराह सिंह जैसे शक्तिशाली शासक को पराजित कर अपने अधीन रखे और बाद में अपनी सेनापति नियुक्त किया गया, ऐसा उसमें उल्लेख है। अपराजित प्रशस्ति की रचना दामोदर ने की थी और इसे उत्कीर्ण यशो भट्ट ने करवाया था। आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अपने इतिहास की जब दामोदर और यशो भट्ट के बारे में चर्चा करेंगे तब इन लेखों के बारे में हम एक बार और दोबारा से भी अध्ययन करेंगे। मंडोर का शिलालेख 685 ईस्वी। देखिए, मंडोर जोधपुर की एक बावड़ी में शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख संस्कृत भाषा में यह लिपिबद्ध है। इस बावड़ी का निर्माण माधु ब्राह्मण ने करवाया था। इस लेख में 7वीं शताब्दी में शिव तथा विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए मंडोर का लेख। मंडोर का जो दूसरा लेख है 837 ईस्वी का है। ये गुर्जर नरेश बाउक ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। बाउक की इसको प्रशस्ति भी कहते हैं। ये मंडोर के गुर्जर परिवार की जो वंशावली है ना वो यहाँ से मिलती है, जो 837 ईस्वी का है। और यहाँ से पता चलता है कि जो गुर्जर नरेश है ना, जो गुर्जर प्रतिहार है ना, उनका यहाँ से शुरुआत होती है। बाउक का ये प्रशस्ति बताई जाती है। शंकरगट्ठा का शिलालेख। शंकरगट्ठा चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी गंभीर नदी के तट पर यह प्राप्त हुआ है। ये लेख भी संस्कृत भाषा में है और इसमें प्रारंभ में शिवजी को आराध्य मानकर उसकी वंदना की गई है तथा इसमें मानमोरी का उल्लेख भी मिलता है। शंकरगट्ठा का जो लेख है उसमें मानमोरी का लेख तो इसको नहीं कहते हैं, लेकिन मानमोरी का वर्णन इसमें मिलता है। उसको मानभंग के रूप में वहाँ बताया गया है। और यहाँ जिससे जो प्राप्त होती है, यहाँ से सूर्य मंदिर है ना, वो बनाने का इसमें उल्लेख किया गया है शंकरगट्ठा से। आगे देखिए मानमोरी का अभिलेख। ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो 713 ईस्वी का है। दोनों की सन लगभग साथ ही है। मानमोरी का जो अभिलेख है वो मानसरोवर झील यानी कि पुटोली गांव चित्तौड़गढ़ के तट से एक स्तंभ पर कर्नल जेम्स को ये मिला था। ऐसा कहा जाता है कि अमृत मंथन करके इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ रोपित किया गया। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख। चित्रांगद देखो नाम में भी थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ऐसा आरपीएससी पहले सवाल पूछ चुकी है कि चित्रांगद है, चित्रांग मौर्य है, ऐसा कुछ नाम उसमें दिया गया था। आरएस प्री का एक सवाल आया था उसमें, तो आपको ध्यान रखना है चित्रांगद मौर्य, क्योंकि प्रत्येक नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। जिसने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। इसमें 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज एवं मान मौर्य का उल्लेख इसमें मिलता है। ये अभिलेख कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय, क्योंकि इसको नाव में लेके जाते थे पहले, ये ऐसा कहते हैं कि ये बहुत भारी था इसलिए इसको समुद्र में फेंकवा दिया गया था। और इसका अनुवाद उसने अपनी जो पुस्तक थी एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इसमें किया। इस लेख में राजा भोज के पुत्र मान मौर्य का वर्णन है, जो सद्गुण संपन्न, सच्चरित्र, ईमानदार और समृद्ध था, जिसने संसार का क्षणभंगुर
नासवान समझकर अपनी संपत्ति के सदुपयोग हेतु मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। इस लेख की रचना पुष्य ने की और इसको उत्कीर्ण शिवादित्य ने करवाया। देखो 2-3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो शिवादित्य, तो इसका जो उत्कीर्ण करता है उसका नाम शिवादित्य है। इसकी रचना पुष्प ने की। इसके अलावा ये चित्रांगद मौर्य के लिए समर्पित है। दूसरी बात, इसका जो अनुवाद है ना, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है उसमें इसको करवाया गया है। तो इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान लगाना है। आगे देखिए, कंसुआ या कंसुआ का ये लेख है जो 738 ईस्वी का है। कंसुआ या कंसुआ गांव है जिसमें शिव मंदिर है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। इसमें मौर्य वंशीय राजा धवल का उल्लेख मिलता है। राजा धवल के बाद किसी भी मौर्य वंशीय राजा का राजस्थान में उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद में चारसू या चाकसू की प्रशस्ति 813 ईस्वी की है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।